गुड मॉर्निंग एवन, वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन सीरीज। आज है 15 नवंबर एंड डे है मंडे। आज तो पहली बात तो ये है कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग का पेजेस हम कवर करेंगे। आपको शायद वीडियो जब पूरी बन जाएगी तो उसकी लेंथ भी आपको थोड़ी बड़ी लग रही होगी, तो वही रीज़न है। मैंने आपको शायद फ्राइडे की वीडियो में, थर्सडे की वीडियो में बताया था ना। दूसरी बात कि एडिटोरियल से रिलेटेड बहुत सारा क्वेरीज आ रही थी कि आप एडिटोरियल भी आपको कवर करने चाहिए। तो एडिटोरियल तो हम अभी कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो इतना मैं उसके लिए स्किल्ड नहीं हूँ कि मैं आपको एडिटोरियल समझा सकूँ। दूसरी बात, मेरे को एक और क्वेश्चन आपसे पूछना है, मतलब ये वैसा फाइनेंस वाला नहीं है, कि आप में से कितने लोग CFA कर रहे हैं, मतलब कि उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है या फिर पेपर उनका जैसे दिसंबर के अंदर या आगे फ्यूचर के अंदर है, मार्च वगैरह के अंदर है। तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और मतलब ये कमेंट्स के लिए नहीं है, सिर्फ मुझे सही में उनसे कुछ बात पूछनी है। इसके अलावा अगर हम फर्स्ट न्यूज़ से बात स्टार्ट करें तो पहले 2 पेजेस के ऊपर तो ये मैकबुक जो नई लॉन्च हुई है इसका ऐड है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर टार्सन प्रोडक्ट्स लिमिटेड ये कंपनी है, इनका IPO आने वाला है, मतलब आई गया आज कल और परसों 17 तक इनका ओपन रहेगा। 635 से लेकर 662 बहुत ही बड़ा एक तरह से प्राइस बैंड है इनका, और 22 इक्विटी शेयर्स का ये एक लॉट है। ये आप देख सकते हैं। बाकी इनका IPO आज ओपन होगा और 17 को क्लोज होगा। बाकी अगर आपको इसके अंदर डिटेल्ड एक वीडियो चाहिए तो मैं आपको बाद में इसकी बात करूँगा कि वो कैसे आपको मिल सकती है। तो हमने पूरा देख लिया। इसके अलावा जो है यहाँ पर एक छोटा सा ये पेज होता है डिस्ट्रप्शन स्टार्टअप एंड टेक, इसको हम छोड़ रहे हैं और मेन न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे। तो मैं नोट कर लेता हूँ टाइम स्टैम्प और आगे चलते हैं। COP26 मीट फर्स्ट क्लियर कॉल फॉर कोल फेज डाउन। तो इसके अंदर बेसिकली हुआ क्या है कि ये आपको पता ही है, COP26 मीटिंग हुई थी, हमने पहले कवर किया भी था ना। इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि क्या हुआ था, इंडिया ने, या मतलब आप कह सकते हैं ग्लोबली काफ़ी सारी कंपनीज़ ने, कंट्रीज ने सॉरी, 2050 तक नेट ज़ीरो एमिशंस की बात की थी। नेट ज़ीरो एमिशंस मतलब जितना वो कोल निकालेंगे एक तरीके से अपनी इंडस्ट्रीज से एक्सेट्रा, या व्हीकल से या हाउस होल्ड से, उतना ही वो अब्जॉर्ब कर लेंगे किसी भी तरीके से, ट्रीज़ की हेल्प से या किसी भी हेल्प से, मतलब किसी भी तरीके से वो उतना ही अब्जॉर्ब कर लेंगे, तो नेट ज़ीरो पर पहुंच जाएंगे ग्लोबली। यहाँ पर काफ़ी सारी कंट्रीज ने इसके लिए जो एक पैक्ट बनाया है, उस पैक्ट का नाम है ग्लोबल क्लाइमेट पैक्ट। और अभी ये वापस से न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि ये एंड हो चुकी है मीटिंग, COP26 मीटिंग एंड हुई है सैटरडे को। तो फोर्टनाइट लॉन्ग ये चली। फोर्टनाइट का बेसिकली मीनिंग होता है 15 डेज। 15 डेज ये चली और सैटरडे को एंड हो चुकी है। नाउ इसके अंदर इसके जो प्रेसिडेंट थे वो है आलोक शर्मा, तो ये भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। नाउ जो पैक्ट था जिसके अंदर नेट ज़ीरो एमिशंस की बात की गई, इसके अंदर ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट उसका नाम है। दूसरी बात कि उसके अंदर जैसे इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इंडिया ने बोला कि हम 2070 तक इसको अचीव कर पाएंगे। और मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज जैसे कि चाइना और एक और रशिया शायद था, या फिर एक और था कोई चाइना के साथ, जिन्होंने बोला 2060 तक वो अचीव कर पाएंगे इस गोल को, नेट ज़ीरो एमिशंस वाले को। तो इस तरीके से इंडिया ने मतलब 20 ईयर्स का टाइम और लिया है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, urges countries to submit their long-term strategies for a just transition to net zero by around और mid century। तो ये कि मिड सेंचुरी आप 2050 तक बोल सकते हैं। तो 2050 तक जो है किस तरीके से आप नेट जीरो पर पहुंचेंगे, इसकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी वगैरह हमें कुछ बताइए। ये इन्होंने बोला है, सबमिट करने के लिए बोला है 2050 तक जिस तरीके से आप पहुंचेंगे, इसीलिए इन्होंने मिड सेंचुरी यूज़ किया, सॉरी। इसके अलावा इस जो पूरी मीटिंग हुई थी इसके अंदर एक और काम हुआ है। पेरिस की एक रूल बुक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ का, वैसे एक रूल बुक है पेरिस के अंदर, तो वो एंड हो चुकी है, मतलब ख़त्म हो गई है, कंप्लीट हो गई है। आर्टिकल 6 उसको वहाँ का बोला जाता है, और COP24 में से वो चल रही है, तब से फाइनलाइज नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर एक मेन बात जो इन्होंने बोली है वो, मतलब इसके अंदर 2 बातें हैं जो ये रेड से मैंने मार्क किया हुआ है, इसीलिए ये मेनली न्यूज़ के अंदर है। तो एक जो पहली बात तो ये है कि जो जिस वजह से हेडलाइन है, हेडलाइन यही है कि ये पहली ऐसी मीटिंग है क्लियरली जिसके अंदर कोल फेज डाउन की बात की गई है, यानी कि पोल्यूशन वगैरह की बात पहले भी की गई है, बट कोल स्पेसिफिकली इसकी बात नहीं की गई है पहले। तो ये पहली मीटिंग है उससे रिलेटेड। दूसरी बात कि इसके अंदर बोला हुआ है ग्लासगो, मैं पूरा रीड कर रहा हूँ, ग्लासगो पैक्ट रिमेन्ड मोर फोकस्ड ऑन इमिशन। बेसिकली मैं आपको बता ही देता हूँ कि ग्लासगो पैक्ट ने जो है कि वो कम करना चाहिए इस तरीके से फोकस ज़्यादा किया है, बट कैसे करेंगे, उसका फाइनेंस कैसे आएगा। और उसके साथ एक और पॉइंट ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा आपको समझने वाली बात है कि जैसे USA है, USA ने तो 1900s के आसपास, 1950s के आसपास अपना मेजर डेवलपमेंट कर लिया। उस टाइम पे उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन का गोल्डन फेज चल रहा था, इतनी ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्शन हुई, उस टाइम पे इतना एमिशन हुआ, सब कुछ हुआ। तो
उनको तो एक मतलब अगर हम एक कंट्री का ग्राफ बनाएं, कंट्री की टाइमलाइन बनाएं, तो उनको एक पहले चांस मिल चुका है इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का, जब उनकी इकोनॉमी पूरी डेवलप्ड वगैरह हो चुकी थी। इंडिया में आज वो फेज़ अभी आने वाला है, या फिर आप कह सकते हैं आएगा थोड़ा टाइम बाद, या स्टार्ट हो चुका है, अब ये भी कह सकते हैं कहने के लिए। बट ये जो भी है सब चीज़ों के अंदर इंडिया अभी एमिशन वाले स्टेज पर पहुंचा ही नहीं है। ये आप इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं, इंडिया ने जितना यूएसए ने उस टाइम पे, मतलब यूएसए मैंने सिर्फ कंपैरिजन के लिए लिया है, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज इसके अंदर आ सकते हैं। तो ये जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन्होंने अपने पूरी कंट्री के एक टाइमलाइन के अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत ज़्यादा मतलब पोल्यूशन कर लिया है, उसकी वजह से आज ये इतने डेवलप्ड हैं। तो इंडिया के अंदर ऐसा सच कोई फेज़ आया नहीं है अभी तक ऐसा, इंडिया और बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। तो ये जो आपको सॉरी, जो आपको सेकेंड लाइन दिखेगी वो ये है कि फाइनेंस और जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब प्रोडक्शन की कैपेसिटी बिल्डिंग, तो उसको आप किस तरीके से मैनेज करोगे, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ तो डेवलप्ड इसी वजह से हैं क्योंकि उन्होंने पहले सॉरी मतलब ये कर लिया था सारा। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ किस तरीके से डेवलप कर पाएंगी अगर वो इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगी अभी से, तो वो यहाँ पे कंसर्न उन्होंने रेज़ किया है, कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो सकेगी। ये एक तरीके से फेलियर आप कह सकते हैं इसका ये। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पैक्ट रिलेटिवली वीक ऑन फाइनेंस। फाइनेंस का बेसिकली मीनिंग सब कुछ आ गया इसके अंदर, फाइनेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग और बाकी टेक्नोलॉजी वगैरह का सपोर्ट, वो सब चीज़ें सब आ गई इसके अंदर। तो हमने पूरा देख लिया, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ आगे चलते हैं। एडवेंट टू अक्वायर एंकोरा फॉर 1.5 बिलियन। एंकोरा एक आईटी सेक्टर के अंदर कंपनी है, जो यहाँ पे आपको दिख रही है। एंकोरा एक आईटी सेक्टर के अंदर कंपनी है। अगर आईटी सेक्टर के अंदर जैसे मैं कंपनी बोलता हूँ, तो उनका मेन काम होता है आउटसोर्स्ड सर्विसेज प्रोवाइड करना। आउटसोर्स मतलब जैसे इन्फोसिस है, इन्फोसिस ने मतलब उनके पास जो कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, तो उनकी जो टीम है वो एक लिमिटेड है, तो वो जितने काम करेगी वो करेगी। उसके बाद मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि अगर कोई आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट ले करके और वही काम वो वैसे भी करते हैं तो उनको मना कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब कोई भी कस्टमर को मना नहीं करेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से ले लेंगे और उसको वो आउटसोर्स कर देंगे ऐसी छोटी कंपनीज के पास। जैसे इंकोरा है, इंकोरा के मेजर आप क्लाइंट्स देखेंगे कौन है, AT&T, DHL, इन्फो आर्मर, वेरेल्ट, flowers.com, दुबई पोर्ट्स। तो ये इनके मेन एक तरह से आप कह सकते हैं क्लाइंट्स हैं। तो इसके अंदर एक तो आपका ये आउटसोर्स वाला बिजनेस होता है। सेकंड बिजनेस होता है स्टार्टअप्स का। स्टार्टअप्स बहुत सारी, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा flowers.com, तो एक स्टार्टअप हो गया। इसमें क्या होगा कि स्टार्टअप को मान लेते हैं अपना ऐप बनवाना है या अपनी कोई वेबसाइट बनवानी है, तो वो डायरेक्टली ऐसी छोटी कंपनी को ही रीच कर सकता है। क्योंकि अगर वो इन्फोसिस को रीच करेगा मतलब फॉर एग्जांपल, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट उनकी बढ़ जाएगी उसकी वजह से। हालांकि उनको क्वालिटी मिलेगी बट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो इसके बजाय ऐसी छोटी कंपनीज को रीच करते हैं, जैसे इंकोरा है, बहुत सारी मतलब हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऐसी कंपनी इंडिया के अंदर तो बनी हुई है। तो ये इंडियन कंपनी है। दूसरी बात मतलब ये 2005 के अंदर फाउंड हुई थी, और यहाँ पे आपको इनका छोटा सा ये इंजीनियरिंग सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज का इंट्रोडक्शन भी मिलेगा। इसके बावजूद अगर हम देखें तो मतलब एडवेंट इनको अक्वायर कर रहा है, 81 बिलियन इनका AUM चल रहा है। एडवेंट के बारे में देखेंगे, एडवेंट एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, ये वही इन्वेस्टमेंट करती है प्राइवेट इक्विटी के अंदर, इन सब के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। इंडिया का पोर्टफोलियो इनका बहुत ही वाइड है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूरेका, फोर्ब्स से लेकर आदित्य बिरला कैपिटल, मतलब बहुत सारे कंपनीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। केमिकल से लेकर आपके मतलब आदित्य बिरला कैपिटल, फैशन वगैरह से सब कुछ। तो अब जो है एडवेंट इनको अक्वायर कर रहे हैं 1.5 बिलियन के लिए। और पहले इनको 2019 के अंदर वॉरबर्ग पिनकस, वॉरबर्ग यहाँ पे लिखा है, वॉरबर्ग पिनकस इनका पूरा नाम है, इन्होंने अक्वायर किया था $200 मिलियन के लिए। तो ये एक काफ़ी बड़ा राइज है जिसके अंदर ये पूरी इन्वेस्टमेंट हो रही है। और बाकी आप देखेंगे वॉरबर्ग पिनकस में रिटेन स्मॉल स्टेक, अभी भी छोटा सा स्टेक मतलब 1% मेंटेन करेगा वॉरबर्ग पिनकस। तो हमने पूरा देख लिया यहाँ पर, और हम आगे चलते हैं। 8:52 मैंने टाइम स्टैम्प बेसिकली नोट कर लिया, और ये आधे पेज पे बाकी पे ऐड है, और ये आधे पेज जो ये बाकी बचा है इसके ऊपर टाइम्स प्रॉपर्टी का ऐड है, तो हम इसको स्किप करेंगे। और चलते हैं मेन पार्ट के ऊपर। नो कंसेंसस येट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। तो मैंने आपको बताया था क्रिप्टो करेंसी का बिल अभी पार्लियामेंट के अंदर चल रहा है। इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बेसिकली दो बातें हैं। पहली बात तो ये हो सकती है कि उनको हम बैन कर दें, मतलब जो एक्सट्रीम स्टेप्स हैं उसके अंदर हम बैन कर दें, बट वो नहीं हो सकता क्योंकि इंडियन ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे उस वजह से। सेकंड है लीगल टेंडर घोषित कर दें, मतलब ये दोनों बहुत एक्सट्रीम है, अपोजिट एक्सट्रीम्स हैं, कि हम उसको लीगल टेंडर घोषित कर दें, जिस तरीके से मनी रुपीज़ एक्सेप्टेड है उसी तरीके से वो एक्सेप्टेड होने लग जाए। ऐसा आपको पता है कि नहीं कर सकते, इसमें तो मतलब हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं। तो ये दोनों बातें जो है इसके हम बीच में एक पाथ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट। पहले भी ये न्यूज़ के अंदर आया था तो मैंने आपको बताया था ना। हुआ क्या है
एक तरीके से जो मिडिल पाथ ढूंढने वाली बात है वो है गवर्नमेंट का ओपिनियन, गवर्नमेंट का स्टांस। तो गवर्नमेंट का वो स्टांस हो गया, बट कॉन्सेंसस अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नो कॉन्सेंसस मतलब नो अग्रीमेंट, अग्रीमेंट नहीं बन पा रहा है ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी। कि जो मिडिल पाथ है वो नहीं मतलब एक तरह से ढूंढ पा रहे हैं हम लोग। जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगी एक और अच्छी बात यहाँ पे आपको समझ में आएगा इससे, मोस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फेवर रेगुलेशन। जो मिडिल पाथ है वहाँ पे रेगुलेशन ही आएगी मेनली। तो मोस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है रेगुलेशन के साथ इसको एक तरीके से मतलब लीगल बना देना चाहते हैं। लीगल टेंडर नहीं, सिर्फ लीगल, रेगुलेशन के साथ लीगल बना देना चाहते हैं। बट आरबीआई वांट्स बैन, आरबीआई को बैन करनी है, मतलब आरबीआई को चाहता है वो बैन हो जाए। तो इस तरीके से ना यहाँ पर इसी वजह से नो कंसेंसस बन नहीं पा रहा है, कोई कंसेंसस बन नहीं पा रहा है। दूसरी बात है देखेंगे डाइवर्जेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक ऑन इंडिया स्टांस। वही है कि इंडिया का जो स्टांस है, इंडिया मतलब ये मिडल वे वाला जो स्टांस है, तो इसके ऊपर दोनों की अलग अलग राय है बहुत ज़्यादा। इसके अंदर डाइवर्जेंस जो एक तरीके से आप तुड़ाव कह सकते हैं, जुड़ाव से उल्टा, तुड़ाव नहीं बोलते होंगे मुझे पता है, बट डाइवर्जेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने वोकैबुलरी का है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, रिटेरिएट। इसका मीनिंग होता है रिपीट करना। यहाँ पे आप अगर पूरी लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सॉरी, आरबीआई इज बिलीव टू हैव रीटरेटेड इट्स एडवोकेसी ऑफ बैन, मतलब आरबीआई पहले भी बैन की बात कर रहा था, अभी भी बैन की ही बात करें तो रिटरेट यहाँ पे यूज़ किया है। साइटिंग, अच्छा यहाँ पे इन्होंने रीज़न बताया, साइटिंग मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसर्न, यानी कि वो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसर्न्स है और मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स है। मतलब वो ये कि एक तरीके से आप जो डॉलर्स हैं, जैसे आप इंडियन आपने रुपीज़ में बाई कर लिए बिटकॉइन फॉर एग्जांपल, तो रुपीज़ में आपने जितने बिटकॉइन बाई किए उसको आप फिर डॉलर्स में सेल कर सकते हैं। उससे हो सकता है कि आपको रुपये से डॉलर में जो एक्सचेंज रेट चल रहा है उससे ज़्यादा का प्रॉफिट हो सके किसी तरीके से। मतलब ये मैंने बहुत ही छोटा एग्जांपल दिया है, ऐसी हज़ारों आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ इनको बोलते हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हर्ट हो सकती है। ये तो देखो मेन चल ही रहा था। इसके साथ आरबीआई ने क्या किया, एक छोटा सा काम और किया है कि यहाँ पर उन्होंने एडवर्टाइजिंग काउंसिल्स ऑफ इंडिया को बोला कि सॉरी, बेसिकली कि आप क्या करो कि जो क्रिप्टो के एड्स आते हैं उनको बोलो कि मतलब ये एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल है, तो वो जो भी ऐड आते हैं वो इनसे पास होनी चाहिए पहले। तो वो बोलेंगे उनको, जो ऐड वाली कंपनी है उनको, कि आपको अपने एड्स के अंदर और ज़्यादा डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, और ज़्यादा बातों को बताना पड़ेगा कि क्रिप्टो में कितना रिस्क है, ये है वो है, ये सब बताना पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ पे देख भी सकते हैं कि फॉर ग्रेटर टू पुश फॉर ग्रेटर डिस्क्लोजर्स एंड स्ट्रिक्टर स्टैट्यूटरी वार्निंग्स टू कंपनी एड्स। तो मतलब स्ट्रिक्टर स्टैट्यूटरी वार्निंग्स देनी पड़ेंगी, बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग्स देनी पड़ेंगी। बाकी ये तो एक मतलब वो है। अच्छा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मीटिंग हुई थी इसके अंदर पीएम मोदी ने इसको हेड किया था, चेयर किया था, तो मतलब चेयरमैन वही थे। तो ये काफ़ी हाई लेवल मीटिंग इससे बन जाती है। बाकी इसके अंदर आपको आई होप कोई डाउट ना हो, अगर है तो आप कमेंट कर सकते हैं। 52 यहाँ पे आरबीआई वांट्स टैक्स एसओपीज फॉर आरडीएस इन्वेस्टमेंट्स। तो आरडीएस मतलब बेसिकली रिटेल डायरेक्ट स्कीम। इसके अंदर ये क्या स्कीम है, जैसे होता क्या था कि यहाँ पे मैं आपको इससे एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे म्यूचुअल फंड कोई है, म्यूचुअल फंड के अंदर आप पैसा डालते हैं, बहुत सारे लोग पैसा डालते हैं इंडिविजुअल्स, और फिर वो म्यूचुअल फंड मतलब पूल करके मनी काफ़ी सारी सिक्योरिटीज़ के अंदर पैसा डालता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर जो बॉन्ड्स हैं, बड़े बड़े बॉन्ड्स हैं, उसके अंदर भी पहले ऐसा ही होने लग गया था, क्योंकि वो एक नेचुरल सी बात है। अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट को 100 मिलियन रुपीज़ चाहिए, तो कौन इंडिविजुअल दे पाएगा, तो उसका हमने यूनिट्स बना दिया, 100 यूनिट्स बना दी, मान ले 1 मिलियन के। तो वो बैंक्स 1 मिलियन देंगे, और बैंक्स कैसे कलेक्ट करेंगे, या मतलब जो कंपनी है म्यूचुअल फंड वो कैसे कलेक्ट करेंगे, वो आगे उसका इशू कर देंगे, तो उस तरीके से कलेक्ट करेंगे। तो अब क्या हुआ है, रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम आ चुकी है। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो इसकी बजाय हम जो 1 मिलियन का हमने एक पीस बनाया, इसकी बजाय हम क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे या इसको हम दूसरे कलर से बनाए, 1 मिलियन पीसेस कर देंगे 100 रुपीज़ के, वही जो म्यूचुअल फंड में होता है। तो जैसे जो म्यूचुअल फंड में पैसे कलेक्ट हो रहे थे एक डायरेक्ट इन्वेस्टर के थ्रू, जो 100 रुपीज़ हैं इस तरीके से, तो वो डायरेक्टली आरबीआई सॉरी, वो डायरेक्टली आरबीआई के पास जाके कलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से होगा। तो ये आपका आरडीएस के अंदर होता है। ये स्कीम काफ़ी टाइम से चल रही है, ये कोई नई स्कीम नहीं है, और कम से कम न्यूज़ के अंदर ये बात अभी के लिए नहीं है। तो आरडीएस इन्वेस्टमेंट स्कीम ये स्कीम है पूरी। इसके बाद अगर आप देखेंगे, अभी आरबीआई क्या चाहता है कि टैक्स के एसओपी बन जाए। टैक्स के एसओपी मतलब, टैक्स का एसओपी का मतलब होता है बेसिकली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये किसी काम को करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, और मतलब गवर्नमेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट बात होती है कुछ प्रोसेस को फॉलो करवाना,
कि वो अगर आप मतलब एक काम को करने के लिए प्रोसेस को फॉलो करते हैं, कुछ प्रोडक्शन करना है मान लो, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि ABCD ये 4 स्टेप करने पड़ेंगे। तो अगर आप उन चारों स्टेप्स को करते हैं तो किसी किसी सेक्टर के अंदर तो गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, अपनी तरफ से पैसे देती है कि हाँ आपने ये किया, बहुत अच्छी बातें किया। तो यहाँ पर भी यही होने वाला है कि अगर आप कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग को मतलब प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं तो आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा RDS के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से। तो ये आपको देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी जब मतलब गवर्नमेंट मतलब मोदी जी ने ये अनाउंस किया था तो उसके बाद अभी तक 2000 अकाउंट्स खुल चुके हैं RBI के अंदर, मतलब जो RDS है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी तक खुल चुके हैं। इसका मीनिंग ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, बट अभी अकाउंट्स खुले हैं सिर्फ। बाकी आप देखेंगे टैक्स एग्जाम्पशन मिल रही हैं, जो टैक्स एग्जाम्पशन मिलेंगी। दूसरी बात जो इसके अलावा होने वाली एडिशनली वो ये है, कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसकी वजह से जो ग्लोबल बॉन्ड वाली कंपनीज है, फिनटेक कंपनीज है, वो भी इसके अंदर आ जाएंगी और मतलब वो भी इन्वेस्टमेंट करने लग जाएंगे एज अ रिटेल इन्वेस्टर। तो बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ फंड इंडिया के अंदर इसकी वजह से आ सकता है। इन्होंने एग्जांपल दिया है बॉन्ड E-वैल्यू, ये एक सिंगापुर का कंपनी है, मतलब बॉन्ड जो काम करती है। तो हमने यहाँ पे देख लिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं या जो बॉन्ड होते हैं गवर्नमेंट के, तो उनके लिए एक वर्ड जनरली चलता है GSEC यील्ड। तो यील्ड का तो एक अलग से हो सकता है, यील्ड का मीनिंग होता है रिटर्न्स। GSEC का क्या मीनिंग होता है ये इंपॉर्टेंट है। GSEC का मीनिंग होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो इस तरीके से होता है। और GS भी कई लोग बोलते हैं, GS मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और SEC का एक और मीनिंग होता है। SEC अगर आपको कहीं पे दिखे, जैसे इंडिया के अंदर SEBI चलता है, तो वैसे US के अंदर SEC चलता है, दैट इज़ सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन। ये मैंने आउट ऑफ द ब्लू बता दी बात, मतलब पर फिर भी आपके लिए हो सकता है कभी इंपॉर्टेंट हो जाए। तो हमने ये पूरा देख लिया है। इसके बाद आप देखेंगे LIC के जो चेयरमैन है उनका इंटरव्यू है, इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने लिया है। तो उन्होंने जो है काफ़ी सारी मतलब आप कह सकते हैं इनसाइट्स बताई हैं, या फिर उनका बिजनेस आगे कैसे चलने वाला है वो उन्होंने काफ़ी सारा बताया है। और मेरे ख्याल से ET मार्केट्स का सेक्शन है, उसके ऊपर भी एक जो इनका IPO आने वाला है LIC का, तो उससे रिलेटेड कुछ बात की गई है। तो LIC स्विचिंग फोकस टू नॉन पार पॉलिसीज़। तो नॉन पार समझना बहुत ज़रूरी है इस न्यूज़। बेसिकली इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो होती हैं उनके अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत अलग अलग बेसिस के ऊपर बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो एक मतलब जो टाइप होता है वो होता है पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो मैंने यहाँ पे आपको एक एरो भी बनाया हुआ है, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग सॉरी, पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है कि अगर आप जैसे आपको जो फंड मिलना है, आपको इंश्योरेंस आपकी ख़त्म हो गई, टर्म इंश्योरेंस थी, उसके बाद आपको जो पैसा मिलना है उसके साथ आपको क्या मिलेगा, अगर आप मतलब पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस आपने ले रखी है तो आपको एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा जो कि एक्चुअली में मतलब कंपनी के प्रॉफिट का पार्ट होगा। तो एक तरीके से आप कंपनी के प्रॉफिट में भी एक पार्टिसिपेंट बन जाएंगे, इसीलिए पार्टिसिपेटिंग इसका नाम है। दूसरी बात जो नॉन पार्टिसिपेटिंग है वो आपको पता ही चल गया होगा कि इसके अंदर आप पार्टिसिपेट प्रॉफिट के अंदर जो कंपनी का है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो अब जो है अभी के लिए LIC की जो पॉलिसीज़ है वो मेनली ये जो इनका मतलब कह सकते हैं जो प्रॉफिट वाली जो मतलब जो पॉलिसीज़ है जिसके अंदर इनको लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉफिट होता है, तो वो ज़्यादातर इनकी पार वाली पॉलिसीज़ है। अब यहाँ पे आपको पार का मतलब होता है पार्टिसिपेटिंग, तो पार्टिसिपेटिंग का PAR पार बन गया। तो यहाँ पर नॉन पार अब आपको समझ में आ गया होगा। नॉन पार मतलब ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर आप प्रॉफिट शेयर नहीं कर सकते हैं जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके साथ। तो अब जो है LIC स्विचिंग फोकस टू नॉन पार पॉलिसी, LIC का पूरा बिजनेस मॉडल या फिर आप कह सकते हैं एक वर्ड होता है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स मतलब क्या होता है कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को किस किस रेशियो के अंदर मतलब बिजनेस के आपका मॉडल जो है वो प्रमोट करता है। तो प्रोडक्ट मिक्स जो इनका है, यहाँ पर उन्होंने उस वर्ड को शायद बोला भी था, हाँ यहाँ पर है प्रोडक्ट मिक्स जो इनका है, इसके अंदर अब ये फोकस ज़्यादा करेंगे नॉन पार पॉलिसीज़ के ऊपर, स्विच करने की कोशिश करेंगे इसके ऊपर। तो ये आपको दिख रहा होगा IPO बाउंड है इनका IPO इस फिस्कल के अंदर। फिस्कल का मीनिंग होता है अप्रैल से लेकर मार्च तक, यानी कि ये जो ईयर होता है पूरा स्कूल ईयर जिसको बोल सकते हैं। तो इसके अंदर मार्च से पहले पहले इनका IPO हो सकता है आ जाएगा। इसके बाद अब देखेंगे कि पॉलिसीज रिगार्डिंग रिवॉर्डिंग इक्विटी इन्वेस्टर्स गेटिंग अ बिगर शेयर। वही है कि अगर आप पार्टिसिपेटिंग अपनी जो पॉलिसी उनको कम कर देंगे तो जो प्रॉफिट मिल रहा था तो वो इक्विटी इन्वेस्टर्स को जाने लग जाएगा जिन्होंने अभी इक्विटी के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखी है, क्योंकि एक तरीके से प्रॉफिट तो मेन उन्हीं का ही होता है। और नॉन पार्टिसिपेटिंग के अंदर कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। मतलब अगर आप नॉन पार्टिसिपेटिंग बढ़ा देंगे तो आपको प्रॉफिट देना नहीं पड़ेगा, तो वो इस तरीके से
द स्ट्रैटेजी ट्रांसलेट्स टू क्रिएटिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज दैट आर नॉन पार्टिसिपेटिंग देन पार्टिसिपेटिंग इन नेचर। तो हमने देख लिया। अच्छा, अगर आपको लग रहा होगा कि कोई पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग में क्यों लेगा, फिर कोई मतलब नॉन पार्टिसिपेटिंग में कोई क्यों लेगा, तो इसका बेसिक मीनिंग ये है कि नॉन पार्टिसिपेटिंग में जो रिटर्न बोला जाता है तो वो वैसे ही ज़्यादा होता है पार्टिसिपेटिंग से। तो वही है कि यहाँ पर रिस्क रहता है कि जो इन दोनों के रिटर्न के अंदर डिफरेंस है, क्या उतना पैसा हमें पार्टिसिपेटिंग के अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस वजह से लोग नॉन पार्टिसिपेटिंग एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं। तो आवर स्ट्रेंथ है जनरली मीन पार, मैंने आपको बताया था प्रॉफिटेबिलिटी जो इनकी जनरली जनरेट हुई है वो पार से ही हुई है। देर इज समथिंग वी विल वर्क ऑन द पीरियड ऑफ अ टाइम, मतलब वही है, अगर नॉन पार ही शुरू करें तो उसके ऊपर वो मूव करेंगे, मतलब वर्क करेंगे बहुत ज़्यादा। बिजी वर्किंग। और अच्छा, जो मतलब काफ़ी सारे बैंकर्स हैं जो आईपीओ के लिए इन्होंने अभी से ही अपॉइंट कर लिए हैं, वो इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं कि अभी जो गवर्नमेंट का ओनरशिप है, गवर्नमेंट को कितने पैसे मिलेंगे आरबीआई के सेल से, और मतलब जो एलआईसी के सेल से, सॉरी आरबीआई नहीं, एलआईसी के सेल से, और एलआईसी के अंदर कितना पैसा रहेगा आगे, मतलब जो ये वाला स्टेप है जैसे इनका, और बाकी और भी आगे स्टेप्स जो ये लेंगे उनको फीचर करने के लिए। तो यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एलआईसी का एक और पार्ट है जो नीचे आपको मिलेगा, जो आपके ईटीएम मार्केट वाले सेक्शन के ऊपर, तो उसमें भी हम 2-3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। अनटिल वी लिस्टेड स्टार्टअप्स टू फाउंडर, बहुत ही बेसिक न्यूज़ है, आप चाहें तो स्किप कर दें पूरी तरीके से। इसके अंदर क्या है कि जो अभी रिसेंटली स्टार्टअप्स लिस्ट हुए हैं उनके जो फाउंडर है उनकी कितनी वर्थ है, ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ज़्यादा कोई खास बात नहीं है, बस इसके अंदर एक बोला हुआ है कि जो आईपीओ से पहले ये जो फाउंडर्स हैं, सभी फाउंडर्स ने लगभग अपने जो स्टार्टअप है इनका, अच्छा इसमें से कुछ होंगे जिसका आईपीओ नहीं आया है तो उसके लिए बात नहीं है, तो उनमें से जो है उन्होंने काफ़ी सारी जो कंपनीज है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उन्होंने जो प्रमोटर है उनको एडिशनल स्टेक दिया है, मतलब सैलरी के अगेंस्ट, यानी कि सैलरी नहीं थी, कैश नहीं दिया, एडिशनल स्टेक दे दिया कंपनी के अंदर। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, बाकी आप चाहें तो पूरा भी पढ़ सकते हैं इसको। आगे चलते हैं हम, क्योंकि आज थोड़ी सी वीडियो मेरे ख्याल से शायद बड़ी हो जाएगी इसकी वजह से। नाउ चलते हैं हम इन्फ्लेशन वाली न्यूज़ के ऊपर, जो ईटी मार्केट्स के अंदर फर्स्ट न्यूज़ है। तो अच्छा, यहाँ पे आपको बीच बीच में एक छोटी सी बात बताऊँ तो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा, सिगाची एंटरप्राइज जो है इनका आज आईपीओ का लिस्टिंग होने वाला है। तो मैंने ही पहली बार देखा है कि लिस्टिंग के ऊपर कोई कंपनी ऐड कर रही है, तो या तो कंपनी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है या फिर मतलब कुछ भी फैक्टर है जिसकी वजह से कंपनी ये कर रही है। खैर, इन्फ्लेशन कंसर्न एंड ग्लोबल क्यूज टू सेट डी स्ट्रीट सेंटीमेंट, बहुत ही बेसिक न्यूज़ है। इन्फ्लेशन का एक इंडेक्स होता है सीपीआई, अगर आपको पता हो। सीपीआई बेसिकली होता है कंज्यूमर, यहाँ पर सॉरी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सॉरी मैं प्रोडक्शन इंडेक्स बोलने वाला था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन बनाता है। तो एमएसपीआई एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये जो है मेन मिनिस्ट्री है जो ये सीपीआई का इंडेक्स बनाती है, कैलकुलेट करती है और इशू भी करती है। तो सीपीआई के इंडेक्स के अंदर आप देखेंगे, सीपीआई के इंडेक्स के अंदर क्या होता है कि इन्होंने एक बास्केट बना रखी है, एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स बना रखे हैं। उन प्रोडक्ट्स को अगर आप मतलब इंक्लूड करेंगे, इन्होंने पहले से ही उस प्रोडक्ट का वो प्राइस मेजर कर रखा है, उस प्रोडक्ट के प्राइस के बेसिस पे वो निकालते हैं कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर कितना इन्फ्लेशन आया है, तो उसके बेस पे ही हम सीपीआई निकालते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर होता है, इसकी वजह से मतलब इन्फ्लेशन जो आप बोलते हैं कि कितना चल रहा है, वो जनरल दरअसल आप सीपीआई बोल रहे होते हैं। तो सीपीआई के अंदर ही जो इन्फ्लेशन आता है उसी को हम पूरी इकोनॉमी का इन्फ्लेशन मान लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि सीपीआई से रिलेटेड आपको बातें पता हो। तो सीपीआई के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4.8% का रिटेल इन्फ्लेशन आप बोल सकते हैं, यहाँ पे चल रहा है अक्टूबर के अंदर। बाकी आप देखेंगे मार्केट्स विल बी क्लोज ऑन फ्राइडे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मार्केट्स जो हैं क्लोज रहेंगे फ्राइडे को, गुरु नानक जयंती मतलब की ओकेजन के ऊपर, विद द रिजल्ट एंड फेस्टिवल सीजन लार्जली बिहाइंड अस। अच्छा, यहाँ पे अब जो ये दोनों तो न्यूज़ थी मेन, मतलब जो मेन नहीं थी थोड़ी, इसके अलावा आप देखेंगे कि ग्लोबल क्यूज मिल रहे हैं, कि ग्लोबल एक साइन ऐसे मिल रहे हैं दलाल स्ट्रीट को। दलाल स्ट्रीट का बेसिकली मीनिंग होता है स्टॉक मार्केट। ये क्यों होता है मैंने आपको कम से कम 10 बार बताया हुआ है पहले भी। तो स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे साइंस आ रहे हैं कि बियर मार्केट का मतलब बियर रन आने वाला है, यानी कि फॉल होने वाला है, रिसेशन आने वाला है मार्केट के अंदर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन्होंने दो बातें बताई हैं, विद रिजल्ट एंड फेस्टिवल सीजन बिहाइंड अस। फेस्टिवल सीजन सॉरी, और रिजल्ट सीजन का बेसिकली मीनिंग होता है जब Q2 के रिजल्ट्स आ रहे थे बहुत सारे, हमने देखा भी था, इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर भी थी। तो वो जब जो चीज़ें हैं उनके होने के बावजूद भी स्टॉक मार्केट ऊपर वापस रिकवरी नहीं कर रहा है, नीचे ही जा रहा है, तो ये चीज़ जो है ग्लोबल क्यू है। क्यू मतलब
ये क्यू है, क्यू मतलब साइन, इंडिकेशन, ये इंडिकेशन है कि वो नीचे जा रहा है मार्केट बेसिकली। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है द ट्रिगर्स फॉर द मार्केट टू गो हायर आर वेनिंग एज अ ब्राइटर मार्केट इज प्राइसिंग इन अ लार्ज पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग रिकवरी गोइंग फॉरवर्ड। तो वो ये है कि मार्केट की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, वैल्यूएशन आपको आए दिन दिखता है कि वैल्यूएशन मैं बोलता हूँ कि बढ़ चुकी है, ओवर वैल्यू हो चुकी है कंपनीज। तो वो सब जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, और जो मार्केट हायर जाएगा उसके लिए जो ट्रिगर्स होते हैं कि ये अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो भी वेन कर रहे हैं, वेन मतलब फेड आउट कर रहे हैं। तो अच्छे ट्रिगर्स का फेड आउट होना इज इक्वल टू नेगेटिव जो इंडिकेटर्स हैं उनका बढ़ना। तो उस तरीके से यहाँ पर है, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। इसके अंदर 3 ऑन इंडिकेटर्स बताए हुए हैं, एक इस पैरा के अंदर, एक इस पैरा के अंदर, एक इस पैरा के अंदर, जिसके हेल्प से टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि नीचे जा रहा है मार्केट। तो ये बेसिकली ये इस तरीके से पूरी न्यूज़ है, हमने पूरी कवर कर लिया। आगे चलते हैं आप। सॉरी यार, जो मैं वीडियो के अंदर आपको खांसी वगैरह ज़्यादा दिख रही होगी क्योंकि जो कफ है मुझे थोड़ा ज़्यादा हुआ है आज। खैर आगे चलते हैं। LIC IPO टू ट्रांसफॉर्म इंडियन कैपिटल मार्केट। तो मतलब वो ये कि LIC IPO आने वाला है, तो मतलब इट इज़ द बिगेस्ट IPO, इट विल बी द बिगेस्ट IPO पूरे मार्केट के अंदर। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म करेगा मार्केट के अंदर। तो अब जो है मतलब ये भी एक कंसर्न है कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है और तब एक IPO आ रहा है, तो उसके अंदर फंडिंग कैसे आएगी, उसका सब्सक्रिप्शन कैसे बनेगा, और अगर सब्सक्रिप्शन बनता है तो उसके बाद मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। तो ये सब एक क्वेश्चन वाली बात है। खैर इट इज़ पॉइज टू सेट अ न्यू वन व्हेन इट हिट्स द मार्केट्स विद IPO। मतलब IPO के अंदर भी एक नया रिकॉर्ड वो सेट करने की कोशिश करेंगे, जैसे इन्होंने काफ़ी सारी और चीज़ों के अंदर नए नए रिकॉर्ड सेटअप किए हैं। जब बाकी आप किसके अंदर किए हैं वो आप इसके पैराग्राफ के अंदर देख सकते हैं, जो कि ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट है ये 3 क्वेश्चंस, ये उन्होंने बेसिकली इंटरव्यू का पूरा स्निपेट इसके अंदर डाला है, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट मेन ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने सारे पढ़े हैं, इसके अंदर से ये 3 मेन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, हाउ मच वुड LIC गेट इटसेल्फ फ्रॉम दिस IPO एंड हाउ मच वुड गो टू द गवर्नमेंट। ये हमने ऊपर भी देखा था कि LIC का जो IPO होगा, मान लेते कितने भी करोड़ का होगा, तो उसके अंदर से LIC के अंदर कितना रहेगा और गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा। तो इन्होंने अपने जो आंसर दिया उसके अंदर तो यही बोला है कि सारा गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, वेदर द कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी देयर एट ऑल फॉर LIC इज टू बी डिसाइड। मतलब क्या होगी भी या नहीं होगी, तो ये डिसाइड करेंगे। इसका मीनिंग हो सकता है कि बहुत ही कम अमाउंट रहे LIC के अंदर। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे यह बहुत ही एक अच्छा डेटा इन्होंने बताया। अभी मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर 60 मिलियन डीमैट अकाउंट्स हैं। इसके मतलब अलावा 250 मिलियन कंज्यूमर्स हैं इनके। तो अगर ये IPO अपना जो निकालेंगे उसके अंदर एक स्पेसिफिक ये कैटेगरी मेंटेन करेंगे, जिसके अंदर कस्टमर जो इनके हैं, पॉलिसी होल्डर्स जो इनके हैं, वो भी इस IPO के अंदर मतलब एक कह सकते हैं आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अब क्या होगा कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको भले ही IPO में अलॉट करने के लिए अलग से कोटा दिया हुआ है, बट उनको अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और अगर मतलब जितने इनके कंज्यूमर्स हैं उसके अंदर से 10% 20% भी लोग आते हैं डीमैट अकाउंट खोलते हैं, तो इंडिया का इकोनॉमिक मार्केट के लिए बहुत एक बड़ी बात हो सकती है। आप समझ रहे होंगे कितनी बड़ी बात हो सकती है। जो पॉलिसी होल्डर है वो अगर खोल रहा है डीमैट अकाउंट, तो सीधी सी बात है वो LIC IPO में तो डालेगा ही पैसे, और हो सकता है कि और किसी सिक्योरिटी के अंदर भी डाल दे। तो वो इस तरीके से मतलब वो हो सकता है कि इकोनॉमी का जो अभी नीचे जा रही है इकोनॉमी, उसके लिए ऊपर जाने का एक ट्रिगर बन जाए वापस से, कि इतने डीमैट अकाउंट वापस से खोलेंगे। क्योंकि बहुत ही बड़ी फिगर है, आप देख सकते हैं 60 मिलियन, अभी हमने देखा था 60 मिलियन के आसपास अभी अकाउंट्स चल रहे हैं, और 250 मिलियन भी हैं। अगर आप इस तरीके से देखें कि जिनका सबका डीमैट अकाउंट है उन सबने भी अगर एक एक पॉलिसी होल्ड कर रखी है, तो भी 190 मिलियन, बहुत ही बड़ी फिगर होती है, 190 मिलियन नए अकाउंट्स खुल सकते हैं। तो बहुत ही यही है कि इन्होंने बताया कि मतलब LIC टू ट्रांसफॉर्म इंडियन कैपिटल मार्केट, इसके पीछे जो मेन लॉजिक है वो यही है। तो ये हमने देख लिया। सो हाउ डज योर चेंज ऑफ कैरेक्टर इनटू अ लिस्टेड एंटिटी मेक अ डिफरेंस टू ए पॉलिसी होल्डर। तो वही यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमें जो अपनी नॉन पार जो पॉलिसी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ताकि हम मतलब वही एक इक्विटी इन्वेस्टर्स को ज़्यादा बेनिफिट करवा सकें, क्योंकि प्रॉफिट हमें पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होल्डर को नहीं देना पड़ेगा। आई होप आपको अभी ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हमने थोड़ी ऊपर पहले ही देखा था। मैं नोट कर लेता हूँ ये वाले टाइम स्टैम्प को। ना आगे चलते, वेट फॉर निफ्टी टू ट्रेड अबव 18,300 फॉर फ्रेश लॉन्ग बेट्स। बहुत ही बेसिक न्यूज़ है, इसके अंदर टेक्निकल एनालिस्ट वाले कुछ लोगों ने बताया है कि अभी जो निफ्टी चल रहा है उसको सपोर्ट मिल चुका है 17,800 पर, यानी कि इससे नीचे जनरली नहीं आ रहा होगा। और अगर इंडेक्स को सस्टेन करना है, ऊपर जाना है, तो अभी के लिए
इसको सस्टेन करना पड़ेगा 18,000 वाले पॉइंट्स के ऊपर, बस ये बताया हुआ है। और अगर आपको निफ्टी के अंदर लॉन्ग टर्म गेंस चाहिए तो आप तभी इन्वेस्टमेंट करें जब निफ्टी जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सम बिलीव दैट वन शुड अवॉइड टेकिंग बुलिश बेट्स टिल द इंडेक्स क्रॉसेस अबव 18,000, कि आपको 18,300 अगर वो क्रॉस कर जाता है तभी आप लॉन्ग टर्म बेट्स लें इसके अंदर। तो हमने ये न्यूज़ देख लिया, बहुत ही बेसिक थी इसलिए हमने इसके अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया और हम आगे चलते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग वाले सेक्शन के ऊपर। तो उसमें पहले मैं आपको एक बात छोटी सी बोलना चाहता हूँ कि मेरे को अभी पता चला था कि अभी कैट 2021 जो है वो भी अभी रिसेंटली होने वाला है। तो अगर कोई मतलब मेरे व्यूअर्स में से हैं काफ़ी सारे लोग जो कैट और MBA एप्लीकेंट्स हैं, लगभग 15% के आसपास हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक कि अगर आप इस अटेम्प्ट को दे रहे हैं तो अच्छा ही होगा सब कुछ। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। बाकी आगे स्टार्ट करते हैं जो इन स्मार्ट इन्वेस्टिंग का पेज है। इंडिया इनकॉर्पोरेटिव ग्रोज इन Q2 बट अर्निंग्स सफ़र। इसके अंदर क्या है बेसिकली इंडिया इनकॉर्पोरेटिव ये एक वही है जैसे CPI के अंदर एक ग्रुप बनाया था जिसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हमने लिया था जिसका हम इन्फ्लेशन मेजर करते थे। तो इंडिया इनकॉर्पोरेटिव के अंदर ऐसा ही एक और ग्रुप बनाया है जिसके अंदर क्या है किया है इन्होंने 2801 फार्म्स को लिया है, कंपनीज को लिया है, जिनको ये मेजर करेंगे कि इनकी इकोनॉमी मतलब इनका फाइनेंशियल्स कैसे चल रहे हैं, रेवेन्यू कितना ग्रो किया, वो सब कितना ग्रो किया। उसके बेस पे हम देखेंगे कि इंडिया का जो पूरा इंकॉर्पोरेटेड सेक्टर है उसका हमने एक सैंपल बना लिया 2801 फर्म्स का। इसके बेस पे ही हम पूरे इंडियन इकोनॉमी को प्रिडिक्ट कर लेंगे कैसी चल रही है इकोनॉमी, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है 2801, बहुत ज़्यादा कंपनीज होती हैं। तो यहाँ पर जो है इन्हीं का इन्होंने कुछ कंपैरिजन किया जो कंपनीज इंडिया इनकॉर्पोरेटिव के अंदर आती है उनका क्या चल रहा है। तो उसके अंदर Q2 की जब सबकी रिपोर्टिंग आ चुकी है उसके बाद इन्होंने बताया कि Q2 सब में ग्रोथ रही है, मतलब रेवेन्यू ग्रोथ रही है, बट अर्निंग्स जो है वो सफ़र करी है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है कम हो गई है। मतलब प्रॉफिट मतलब अर्निंग्स, तो प्रॉफिट जो है कम हो चुका है इसकी वजह से। नंबर को दिख रहा होगा, बाकी इन्होंने डिटेल के अंदर बताया रेवेन्यू ऑफ अ कॉमन सैंपल ऑफ 2801 कंपनीज दैट डिक्लेयर्ड रिजल्ट्स इन ईच ऑफ द पास्ट 13 क्वार्टर्स इंक्रीज ईयर ऑन ईयर बाय 27%। रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है और पहले भी बढ़ रहा था 27% से लगभग 13 क्वार्टर्स की बात करें। 13 क्वार्टर्स मतलब लगभग 3 साल के आसपास हो गए, तो 3 साल से 27% ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। इन सेकंड क्वार्टर वेल नेट प्रॉफिट रोज बाय 48%। तो सेकंड क्वार्टर के अंदर नेट प्रॉफिट मतलब ऑन एंड ऑन अभी तक बढ़ रहा था 44.8% तक, जो कि अभी नहीं बढ़ रहा है, मतलब अर्निंग सफ़र कर गई है, नीचे चली गई है। तो इस तरीके से अच्छा सफ़र कर गई है इसका मतलब ये नहीं डिक्रीज कर गई है, इसका मतलब ये है कि जो ग्रोथ रेट है वो नीचे आ गया है, यानी कि 44% जो पहले ग्रोथ हो रहा था वो मतलब इतना नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सक्लूडिंग बैंक्स एंड फाइनेंस कंपनीज, ये मैं पढ़ रहा हूँ, द सैम्पल ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ इम्प्रूव टू 33% एंड 49% रिस्पेक्टिवली। तो हमें आपको दिख रहा होगा जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो 33% पर आ गया, 33.4% पर। तो बाकी वही बात है, एक और मतलब अच्छी फिगर है, मतलब अच्छी तो नहीं है एक्चुअली में, एक इंपॉर्टेंट फिगर है प्रॉफिटेबिलिटी एट 5 क्वार्टर लो। प्रॉफिटेबिलिटी 5 क्वार्टर के अंदर सबसे लो पर चली गई है। और बाकी आप देखेंगे इसके अंदर जनी एक इन्होंने पर्सन है जो मतलब बेसिकली इन्होंने इसके अंदर एक टाइपिंग एरर किया है, जसानी इनका नाम है, ये दीपक जसानी रिटेल रिसर्च हेड है HDFC सिक्योरिटीज़ के। तो उन्हीं की एक स्टेटमेंट है कि उन्होंने ऑपरेटिंग मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं। हमने पहले देखा था कि थोड़े दिनों पहले देखा था ऑपरेटिंग मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं, काफ़ी सारे रीजंस थे उनके, हमने तब देखा भी था उनको। तो अब जो है उस चीज़ का इफेक्ट सामने आ रहा है जब रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो इन्होंने इस तरीके से बताया। तो हमने ये पूरा देख लिया। अगर आपको उसके अंदर कोई भी डाउट हो, सिंस हमने ये पेज पहली बार कवर किया था तो हो सकता है कई लोग देख भी ना रहे हैं उसको, बट फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। Now, Tarson's Laborware has good growth prospects with diagnostics demand. तो टार्सन्स बेसिकली वही एक कंपनी है जिसका हमने पहले देखा था, जिनका IPO आ रहा है, तो मतलब आगे आ जाएगा यहाँ IPO। तो अगर आपको इनके IPO की डिटेल एक एनालिसिस वीडियो देखनी है तो मैं आपको एक नीचे कमेंट के अंदर दे दूंगा एक वीडियो, मतलब एक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा एक वीडियो। वो मेरी नहीं है, SOIC अगर आपको बताओ उनकी एक वीडियो है, तो वो काफ़ी अच्छी वीडियो है, मैंने खुद भी देखी है, तो वो काफ़ी अच्छी लगेगी। नो अगर बाकी देखें तो इन्होंने फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा सा इसके अंदर करके बताया हुआ है कि बिजनेस प्लान कैसे चल रहा है, वैल्यूएशंस कैसी चल रही है, फाइनेंशियल्स कैसे चल रहे हैं, मैंने उल्टा बोल दिया यहाँ पर, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट कैसे चल रहे हैं। इसके अंदर बेसिकली उन्होंने रिस्क फैक्टर की बात की गई है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी कंपनी के लिए, जो कि इनके खुद के DRHP में मेंशन होता है।
तो ये हमने मैं अगर आपको बेसिकली बताऊँ, मैंने भी ये 4 ही पॉइंट्स कवर किए थे। इनके बाद मैंने IPO डिटेल्स बताई थी, जो मेरी नायका IPO वाली वीडियो थी उसके अंदर। Now, Kolkata-based Tarson's product is a small-size manufacturer of plastic labware, including consumables, reusable benchtop equipment यूज इन लैबोरेटरीज। बेसिकली आपको दिख रहा होगा टारसन्स लैबवेयर है, ये कोलकाता बेस्ड कंपनी है जो लैब इक्विपमेंट्स वाली कंपनी है पूरी की पूरी। तो वही सब ये बनाती है जो लैब के अंदर जो जनरली रिक्वायरमेंट पूरा रहता है। तो इनका IPO आने वाला है। बाकी आप हमने डिटेल्स ऊपर देखी थी। 22 इक्विटी शेयर्स का इनका लॉट है, और जो प्राइस था वो मेरे ख्याल से अभी मुझे याद नहीं है, 635 या ऐसा कुछ था। सो हमने जो यहाँ पे पूरा देख लिया। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप थोड़े फ्री हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर से देख लें, वो आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। तो ये हमने पूरा शॉर्ट में डिस्कस कर लिया। आगे चलते नीचे 35 नाउ पैसिव फंड्स आउटरन एक्टिव पीयर्स इन चेस फॉर इंटरेस्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। एक्टिव फंड्स को बीट कर दिया है पैसिव फंड्स ने। तो पैसिव फंड्स और एक्टिव फंड्स में जो बेसिकली पैसिव फंड ने कुछ एक्टिव फंड्स को बीट कर दिया है। पैसिव फंड्स क्या होते हैं कि जैसे म्यूचुअल फंड है, ये दोनों बेसिकली म्यूचुअल फंड के ही टाइप हैं। तो पैसिव फंड्स में क्या होता है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं तो उसके अंदर कोई फंड मैनेजर एज सच नहीं बैठा होता है। एक कंपनी है, बेसिकली 2-3 लोग होते हैं, उसके अंदर वही आपकी इन्वेस्टमेंट सारी कर देंगे। तो इसके अंदर आपकी एक फ़ीस बच जाती है, जो आप जो फंड मैनेजर है जो उसकी पूरी एनालिसिस के लिए जो पूरा वो एनालाइज करके जो कंपनी को सिलेक्ट करता है, वो सब काम करता है, उसके लिए आपकी फ़ीस बच जाती है। बेसिकली इन दोनों के अंदर ये मेन डिफरेंस होता है। बाकी क्या होता है, एक्टिव फंड्स के अंदर जो पर्सन है, फंड मैनेजर है, वो एक सिलेक्ट स्टॉक्स को सिलेक्ट करता है, मतलब सिलेक्ट स्टॉक नहीं, पर्टिकुलर स्टॉक्स, एक पर्टिकुलर स्टॉक्स को सिलेक्ट करता है, उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो वो आपको पहले बता दिया जाता है कि किसके अंदर, किस इंडस्ट्री के अंदर, किस सेक्टर के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। पैसिव फंड्स के अंदर क्या होता है, जैसे निफ्टी का पैसिव फंड है, तो निफ्टी का पैसिव फंड जो है वो निफ्टी के अंदर जितनी कंपनीज हैं, जिसके अंदर जितना भी वेटेज दिया हुआ है उतना ही इन्वेस्टमेंट हो जाएगा उसी तरीके से। तो एक तरीके से आप निफ्टी को ही खरीद रहे हैं बेसिकली। तो निफ्टी को खरीदने का तरीका पैसिव फंड्स है, निफ्टी, सेंसेक्स, बहुत सारे इंडेक्स के पैसिव फंड्स चलते हैं जो थोड़े पॉपुलर हैं। और पैसिव फंड्स के थ्रू आप बाहर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसको फंड ऑफ फंड कहते हैं, FOF, जिसके अंदर जो मतलब ऐसे कुछ फंड्स हैं जो बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो वैसे फंड्स चल रहे हैं जो उन फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो शायद आपको हौच-पौच हो गया होगा मामला। ऐसे फंड्स चल रहे हैं जो बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आप उन फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो उन फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस इनडायरेक्टली आप बाहर के स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं FOF के थ्रू, जो कि एक पैसिव फंड है। तो पैसिव फंड ने जो है मिला जुला करके एक्टिव फंड्स को आउट परफॉर्म कर दिया है। और मतलब जो इनफ्लोज है, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी पैसिव फंड के अंदर ज़्यादा कर रहे हैं। मेरे पर्सनल ओपिनियन में पैसिव फंड के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एक्टिव फंड्स के अंदर मतलब इन्वेस्टमेंट करो, बट उसके अंदर एक्सपेंस रेशो कम होना चाहिए। एक्सपेंस रेशो मतलब कि आपको कितना बेसिकली आप जो फंड मैनेजर है या जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, सब मिला जुला के आप कितना आप फालतू का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं बेसिकली। तो एक छोटी सी वीडियो है, मेरे ख्याल से लेबर लॉ एडवाइजर एक चैनल है, अगर मेरे को मिली है तो मैं नीचे डाल दूंगा। तो उन्होंने जो बता रखा है कि जैसे आपने देखा होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग, तो जो आपके जिस तरीके से पैसे कंपाउंड करते जाते हैं, तो जो एक्सपेंस रेशो वाला पार्ट है वो भी कंपाउंड करता जाता है। तो एक्सपेंस रेशो वाला पार्ट जो कंपाउंड करता है, तो आपके रिटर्न्स के अंदर बहुत ही मतलब एक आप कह सकते हैं कि वो बाध्यता बांध सकता है, यानी कि एक आपके रिटर्न्स को बहुत ज़्यादा कम कर सकता है। तो वो ये कि आपको एक्सपेंस रेशो देख के ही इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करनी चाहिए। बाकी आप देखेंगे यहाँ पे पैसिव फंड्स के अंदर क्या क्या फंड्स आते हैं, तो इन्होंने ये भी बताया है। इंडेक्स फंड्स आते हैं, इंडेक्स मतलब वही मैंने आपको जो निफ्टी का पूरा एग्जांपल दिया। इंडेक्स फंड्स के साथ साथ ETF भी चलते हैं। ETF के अंदर क्या होगा, जैसे आपने इंडेक्स फंड आप खरीदेंगे तो आप एक फंड को, यानी कि एक कंपनी को, म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा देंगे। अगर आप ETF खरीदेंगे तो आप डायरेक्टली एक्सचेंज पे पैसा डालेंगे, यानी कि जो पैसा मिडिल मैन है वो हट जाएगा, डायरेक्टली आप एक्सचेंज पे पैसा डालेंगे। फंड ऑफ फंड्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये आपके जो बाहर सीज मार्केट में, ओवरसीज मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फंड ऑफ फंड के थ्रू। तो हमने तीनों बातें यहाँ पर देख ली है। ETF एज एन एसेट क्लास, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर मुझे भी ETF ही लगता है। ETF जो है 65% से बढ़ गया है, बाकी फॉलोड बाय 19% इंडेक्स फंड बढ़े हैं और 16% FOF बढ़ा है। तो मेजोरिटी जो शेयर बढ़ रहा है इनफ्लोज के अंदर, इनफ्लो मतलब वही इन्वेस्टमेंट होने के अंदर, तो वो 65% है, ETF ही है। तो ETF के अंदर इंडेक्स फंड से क्या बेनिफिट होता है, अगर आपको ये नहीं पता, तो ETF के अंदर आपके और भी कम चार्जेस लगते हैं, क्योंकि
आप देख सकते हैं मिडल मैन कोई इन्वॉल्व नहीं है। वही है बात कि अगर आपको मान लेते हैं मूंगफली लेनी है, अभी थोड़ा सर्दी का टाइम चल रहा है, अगर आपको मूंगफली लेनी है तो अगर आप रिटेल पर्सन के पास जाते हैं, आपकी गली में जो दुकान होगी या फिर आपके थोड़े से दूर हो सकते हैं दुकान, तो रिटेल जो पर्सन है वो आपको जितने अमाउंट में देगा, मतलब जो जितना कॉस्ट लेगा उससे कम में आपको होलसेल मार्केट के अंदर मिल जाएगी, अगर आप थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं तो ईटीएफ के अंदर यही होता है, एक लॉट बना होता है, थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, बट इतनी कोई ज़्यादा नहीं भी होती, इतनी थोड़ी ज़्यादा होता है, थोड़ा ही फर्क पड़ता है। तो होलसेल मार्केट एक तरीके से ईटीएफ बन जाता है और रिटेल मार्केट इंडेक्स फंड बन जाता है, तो आपकी कॉस्ट और भी ज़्यादा कम हो जाएगी ईटीएफ के अंदर। बाकी हमने पूरी न्यूज़ यहाँ पर देख लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी न्यूज़ के अंदर तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसके अंदर इकोनॉमिक टाइम्स की पीडीएफ, ईडी मार्केट्स की पीडीएफ और बहुत सारी मतलब जो न्यूज़ होती है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है तो आप उसके अंदर भी बता सकते हैं। और CFA वाला जो है वो जरूर से कॉमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।